नमस्कार। आज हमारे साथ डॉक्टर मणिलाल गड्ढा, जो एक बहुत जाने माने सीनियर साइकियाट्रिस्ट है, वो हमारे साथ आज मानसिक तनाव के विषय में बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ये सब्जेक्ट चुना है और एक बहुत ही ज़रूरी सब्जेक्ट है। डॉक्टर साहब, मानसिक स्ट्रेस क्या है? इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मानसिक स्ट्रेस या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को डिफाइन करना हो तो मैं सिंपल सादी भाषा में इतना ही कहूँगा कि परिस्थिति या सिचुएशन की अपने मन के ऊपर और अपने शरीर के ऊपर जो असर होती है उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। ये स्ट्रेस पॉजिटिव हो सकता है या स्ट्रेस नेगेटिव हो सकता है, और ज़्यादा करके जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो लोग यही समझते हैं कि ये नेगेटिव स्ट्रेस है। ओके, अभी ये जो मानसिक स्ट्रेस है, ये आनुवंशिक है, लाइफस्टाइल रिलेटेड है, या कैसा होता है? आप इसको जरा डिस्क्राइब कीजिए, क्योंकि ये कैसे आता है, हर एक में तो होता नहीं है। नीरज भाई, आपने एक सही सवाल पूछा कि ये आनुवंशिक है या लाइफस्टाइल है, क्योंकि अभी तक इसके बारे में जो हमको जानकारी थी या कॉमन जानकारी की है कि ये लाइफस्टाइल है, लेकिन ये गए 30 वर्षों में जो इसके बारे में रिसर्च हुई है वो है कि मानसिक हमारी इम्यूनिटी, मानसिक जैसे हमारी शारीरिक इम्यूनिटी आती है वैसे ही हमारी मानसिक इम्यूनिटी आती है। और ये मानसिक इम्यूनिटी जो है वो दो फैक्टर्स पर है, बायोलॉजिकल फैक्टर और पर्सनालिटी फैक्टर, जो व्यक्ति का जो नेचर रहता है, स्वभाव रहता है, उस पर है। ये बायोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं, इसके अंदर ब्रेन में स्ट्रक्चर है, मन के जो अवयव हैं, इसके अंदर जो हमारा इमोशनल ब्रेन है, और इसकी रचना जो अनुवांशिक पर ज्यादा निर्भर रहती है, हेरिडिटरी पर ज्यादा निर्भर रहती है। और जो दूसरा फैक्टर उसके बाद में आता है वो है हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनालिटी, जो लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंडेंट है, एज वेल एज हमारा बचपन से आज तक किस प्रकार का हमारा उछेर हुआ है, अपब्रिंगिंग हुआ है, उस पर है। Okay. और इसके बारे में मैं एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा कि स्ट्रेस के अंदर बाहर का जो इवेंट रहता है, बाहर का जो प्रसंग होता है, वो हमें सिर्फ 10%, 10% ही डिस्टर्ब करता है, वेरेज हमारी जो इमोशनल रिएक्शन रहती है ये हमें 90% डिस्टर्ब करती है। अगर हमारी इमोशनल रिएक्शन नेगेटिव रहेगी तो उस व्यक्ति को स्ट्रेस रहेगा। अगर हमारी इमोशनल रिएक्शन जो अगर न्यूट्रल रहेगी या पॉजिटिव रहेगी तो उस व्यक्ति को वो स्ट्रेस नहीं होगा। इसलिए स्ट्रेस ये एक इंडिविजुअल फिनोमिना है, इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। सो मतलब पर्सन टू पर्सन इट डिफर्स, पर्सन टू पर्सन इट वेरीज। इवेंट का असर अपने मन के ऊपर कितना होता है, कैसे होता है, और हमारी बायोलॉजिकल रिएक्शन क्या है उस पर भी रहता है। तो हर एक अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग रहती है, इसलिए किसी के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। ओके, मानसिक स्ट्रेस के जनरल लक्षण क्या है डॉक्टर साहब? मैंने जैसे डेफिनेशन में बताया कि मानसिक स्ट्रेस दो चीजों पर असर करता है, मन के ऊपर असर करता है और शरीर के ऊपर असर करता है। तो मन के ऊपर जब असर करता है तो मन के कार्य में तकलीफें होने लगती है, कि हमें गुस्सा आने लगता है, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन आ जाता है, हमें काम में मन नहीं लगता है, काम में ध्यान नहीं रहता है, एकाग्रता नहीं रहती है, विचार ज्यादा आने लगते हैं और ज्यादा करके नेगेटिव विचार आते रहते हैं। और जो बॉडी के ऊपर, शरीर के ऊपर जो असर होती है उसके अंदर सर में दर्द होता है, रात को नींद नहीं आती है, बदन में दर्द होने लगता है, कमजोरी महसूस होने लगती है, भूख नहीं लगती है, कब्जी होने लगती है। ये सब जो शारीरिक लक्षण है ये भी स्ट्रेस का ही लक्षण है, ये हमें समझना जरूरी है। अच्छा, ये स्ट्रेस न बढ़े इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? स्ट्रेस ना बढ़े इसके लिए हमें मैंने जो बताया कि हमारी इमोशनल रिएक्शन है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, और वो ध्यान देने के
हिसाब से हमारा स्ट्रेस कम होते जाएगा। हमारी स्ट्रेस की रिएक्शन अगर पॉजिटिव रहेगी तो हमें स्ट्रेस नहीं आएगा। इसके अंदर हमारा नेचर, हमारा स्वभाव बदलना जरूरी है। हमारी अपेक्षाएं जो है, एक्सपेक्टेशन है, उसको कम रखना है। हमारी सहन करने की शक्ति है वो बढ़नी चाहिए। हमारी भावनात्मक प्रतिक्रिया पॉजिटिव हो चाहिए। जो भी बन रहा है, जो भी हकीकत है, जो भी रियलिटी है, उसको हमें मन से एक्सेप्ट करना चाहिए। ये क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए, ये सब अगर हम करते रहेंगे तो उसमें हमारी साइकोलॉजिकल एनर्जी कम होते जाती है। इसके बदले में उसको, उस प्रश्न को हम अगर एक्सेप्ट करते हैं और उसके बारे में सॉल्यूशन क्या है, उसके बारे में क्या हम कर सकते हैं पॉजिटिवली, वो डिसाइड करें और उस प्रकार की अगर एक्शन लेंगे तो हमारा स्ट्रेस कम होते जाएगा। हमारा लाइफस्टाइल है जिसके अंदर रिलैक्सेशन रखना जरूरी है। सुबह की दिनचर्या में अगर हम मॉर्निंग वॉक या योगा वगैरह करते हैं तो हमारा स्ट्रेस लेवल भी कम होते जाएगा और स्लोली हमें स्ट्रेस की असर नहीं होगी। अगर मानो कि स्ट्रेस बढ़ ही जाता है तो फिर क्या करना चाहिए, उसकी क्या उपाय हमको करने चाहिए? अगर स्ट्रेस बढ़ जाता है तो उसके अंदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म उपाय हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर मैंने बताया वैसे रिलैक्सेशन करना जरूरी है और हमारा जो लाइफस्टाइल है इसके अंदर हम अगर चेंज करते जाएंगे तो आहिस्ते आहिस्ते उसके असर स्ट्रेस के हमारे मन और शरीर पर कम होती जाएगी। जिस तरह से और बीमारियों में होता है कि भाई इमीडिएटली इफेक्ट नहीं होती है, तो थोड़ा समय के बाद हमें तकलीफ कम हो सकती है। हमारा स्वभाव, एटीट्यूड बदलना जरूरी है और ये दो चीजों से अगर स्ट्रेस कम नहीं होता है तो आजकल हम उसके बारे में काफी सारी दवाइयाँ भी हैं, जो दवाइयाँ हम ले सकते हैं और उसकी वजह से हमारा स्ट्रेस मन के ऊपर और शरीर के ऊपर कम होता है। उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम है और उसकी इफेक्ट इमीडिएटली होने लगती है। और एक बार उसकी इफेक्ट आ जाए उसके बाद हम अपना नेचर, एटीट्यूड भी बदल सकते हैं, जो उसके बाद हम दवाइयाँ कम कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। आजकल ये लॉकडाउन की वजह से घरेलू हिंसा के प्रकार बढ़ रहे हैं और पहले तो इतना नहीं पता चल रहा था, मगर अभी बहुत सारे दिन होने की वजह से और लोग बिल्कुल घर पर बैठे हुए हैं, तो इसके लिए हमको क्या उपाय योजना करनी चाहिए या ये न हो, इसका कोई आप ऐसा ठोस हमको एक मार्गदर्शन कर सकते हैं सर? लॉकडाउन अभी करीब करीब 2 महीने से हो रहा है। घर के अंदर ही सब लोग बैठे रहते हैं, घर के अंदर ही, घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। इसकी वजह से जो स्ट्रेस बढ़ रहा है, इसके अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज मेरे हिसाब से है कि अगर किसी ने, फैमिली मेंबर ने काम कोई भी कर दिया तो उसको आप अप्रिशिएट करो कि थैंक यू, आपने ये काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर अगर आपको उसके पास से और काम करवाना है तो उसको आप विनंती करो, रिक्वेस्ट करो। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि हम उसको ऑर्डर दे रहा है कोई, मैंने इतना काम कर लिया और उसके बावजूद मुझे एक और ऑर्डर हो गया कि ये काम करो। अब हमारी जो अपेक्षाएं हैं, हमारे जो एक्सपेक्टेशंस आने वाले हैं, वो भी हम कम करें और हम सुपरमैन या सुपर वुमन बनने की कोशिश ना करें। जितना हमसे काम हो रहा है उतना ही करें। उससे ज्यादा अगर अपेक्षा रखते हैं और उससे ज्यादा करने की भी अगर हम कोशिश करते हैं तो हमारा स्ट्रेस बढ़ता है। तो इसलिए हमारी अपेक्षाएं कम होगी। हम अगर अप्रिशिएट करते रहेंगे तो उससे हमें ठीक तरह से हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा और डोमेस्टिक वायलेंस भी जो है वो कम होते जाएगा। उसके साथ में जो लॉकडाउन के अंदर जो हमें नियमित रूप से जो काम करना है कि भाई योगा करना है, मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करनी है। फैमिली के अंदर जब हम बात करते हैं तो एक दूसरे को अप्रिशिएट करो और अगर ये हम और फैमिली मेंबर के साथ फोन पे बात भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ फोन पे बात कर सकते हैं और ये सब करेंगे तो हमारा स्ट्रेस लेवल कम रहेगा। और अगर स्ट्रेस लेवल कम हुआ तो हम हमारे जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो काफी कम हो जाएंगी या बंद हो जाएगी। अच्छा, अभी ये लॉकडाउन की वजह से वैसे तो दवाइयाँ मिल ही रही हैं, मगर मानो कोई भी वजह से अगर ऐसे कोई मरीज हैं जिनको स्ट्रेस है और उनकी दवाइयाँ चालू है और वो दवाइयाँ इरेगुलर खाते हैं
या थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, तो ये कितना मायने रखता है, उसकी इफेक्ट क्या होगी, ये टॉलरेबल है या वैसा नहीं करना चाहिए, या क्या आप उसमें थोड़ा मार्गदर्शन करेंगे? आप नीलेश भाई, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा और इसके अंदर पब्लिक के अंदर इसके बारे में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि एक तो जैसे अभी डायबिटीज है और उसकी दवाइयां अगर आगे पीछे हो गई तो क्या होता है, उसमें ज्यादा कम हो जाता है और जो कंट्रोल रहता है ब्लड शुगर का वो नहीं होता है। इसी तरह से इसके अंदर भी जो मानसिक रोग के मरीज हैं उनको अपनी दवाइयां नियमित रूप से लेनी है, जैसे उनके मनोचिकित्सक ने जिस तरह से बताया है उसी डोज में उसी मात्रा में लेनी है, अपने आप उसमें ज्यादा कम नहीं करना है। आप अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और काउंसिल ने टेलीमेडिसिन शुरू किया है जो पहले बैन था। इस परिस्थिति के अंदर आप अपने मनोचिकित्सक को फोन कर सकते हो, आप अपने मनोचिकित्सक से के साथ टेली कम्युनिकेशन कर सकते हो और वो आपको गोलियां प्रिस्क्राइब कर देंगे। फोन पे भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ईमेल पे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और वो प्रिस्क्रिप्शन लेके अगर आप केमिस्ट के पास जाएंगे तो आपको दवाइयां मिल जाएंगी। ये एक बात हुई। दूसरी बात ये भी है कि आज स्ट्रेस बढ़ रहा है कोरोना की वजह से, तो मैं भी जरूरी होगा कि जो डोज आप अब ले रहे हो उसमें थोड़ा फर्क करना पड़ेगा। अगर आपको तकलीफ हो रही है, अगर आपको तकलीफ हो रही है, आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है, आपके सिम्टम, आपके लक्षण बढ़ रहे हैं, तो दवाइयों के डोज में मात्रा में थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा। तो आप अपने मनोचिकित्सक के साथ कंटिन्यूस टच में रहें और वो जैसे मार्गदर्शन देंगे उस तरह से आप करोगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी। डॉक्टर साहब, अब ये लॉकडाउन की वजह से और अभी जिस तरह से चल रहा है और जिस तरह से नंबर्स बढ़ रहे हैं कोविड-19 पेशेंट के, और पूरे वर्ल्ड में इसकी जो आज तकलीफ है, बड़ी बड़ी कंट्रियों ने इकोनॉमी बचाने के लिए लॉकडाउन नहीं लिया था, मगर बाय कंपल्शन अभी उनको लेना पड़ रहा है। हमने लॉकडाउन तो ले लिया, मगर अब लॉकडाउन खोलना है तो उसमें दिक्कतें भी आ रही हैं और ये खोलना तो पड़ेगा। तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस अब आने वाला है, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत तकलीफ है, बहुत सारे लेबर्स यहाँ से चले गए हैं, माइग्रेट हो गए हैं, बाकी सब धंधों में बहुत सारा प्रॉब्लम आने वाला ऐसा लग रहा है। तो एज अ साइकियाट्रिस्ट, एज अ सीनियर कंसल्टेंट, आपकी क्या राय है सब बिजनेसमैन्स को, रिटेलर्स को, बिल्डर्स को, इंडस्ट्री वालों को, कि क्या करना चाहिए साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि लोगों का स्ट्रेस न बढ़े और वो काम ठीक तरह से कर सके? बिजनेस के हिसाब से जो भी करना है वो तो जो बिजनेसमैन है उनको ही करना पड़ेगा, लेकिन साइकोलॉजिकली पहली बात तो ये आती है कि हम रोज का रोज करें, डे टू डे जिए। हम 4 दिन के बाद, हफ्ते के बाद या महीने के बाद क्या होगा उसकी हम इस समय पे फिक्र ना करें। आज मुझे क्या करना है, आज मुझे आगे क्या करना है, उसके बारे में सोचे और अपने बिजनेस के अंदर पर्सनल सेफ्टी जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगी। हमारे जो और कलीग्स हैं, अगर हम उनके साथ बातचीत करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरह से कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा मार्गदर्शन मिल सकता है। और एक नई बात जो कोरोना के अंदर आई है इस समय पे, कि आपको डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी लेनी ही पड़ेगी और आपके धंधे के अंदर, आपके व्यवसाय में आप डिजिटल टेक्नोलॉजी किस तरह से यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। और गवर्नमेंट स्कीम्स उसके बारे में काफी सारी 2-3 दिनों में अनाउंस हुई है, तो आप उस पर भी ध्यान दें और इस तरह से करोगे तो मुझे लगता है कि आपको स्ट्रेस कम रहेगा। उसके साथ में जो पॉजिटिव लाइफस्टाइल है वो तो करनी ही पड़ेगी। एक्सरसाइजेज हैं, पौष्टिक डाइट है, रिलैक्सेशन है, ये सब हम करेंगे तो हमारा स्ट्रेस लेवल कम रहेगा और हम ये परिस्थिति का ठीक तरह से सामना कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, जाते जाते हमारे दर्शकों को और पूरे समाज को एज अ सीनियर साइकियाट्रिस्ट आप क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या संदेशा देना चाहोगे? मेरा मैसेज यही रहेगा कि जैसे पहले हम AC और BC कहते थे, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट, तो ये उसके बदले में मैं उसको इस तरह से कहता हूँ कि बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना। आफ्टर कोरोना सिचुएशन बदल जाएगी,
परिस्थिति बदल जाएगी और आफ्टर कोरोना की जो परिस्थिति रहेगी उसको हमको मन से स्वीकार करना पड़ेगा। उसके लिए हमें खुद को, अपने आप को बदलना पड़ेगा। परिस्थिति बदलने वाली नहीं है, हम अपने आप को बदले करें। हम जो एडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी अगर रहेगी तो हम इस सिचुएशन को आगे जाके भी बर्दाश्त कर पाएंगे। और इसके अंदर एक ये है कि जैसे आत्मनिर्भर की बात चल रही है गवर्नमेंट के अंदर, तो हम भी आत्मनिर्भर बने। हम आत्मनिर्भर अपना काम खुद कर लें। घर के अंदर का जो काम है, घर फैमिली वैल्यूज हम बढ़ाएं और अपने घर के अंदर जो अपना काम है वो हम करें। हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट न रहें। क्योंकि पहले हम काफी लोगों को, और जैसे इंडियन कल्चर रहा है कि पुरुष वर्ग अपनी पत्नियों पर या लेडीज पर ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं हर काम के लिए। तो मेरा ये सबको एडवाइस रहेगी कि खुद का काम खुद करो, जिसकी वजह से आपको तकलीफ ना हो। वो अगर फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो भी आप कर सकते हो और आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। परिस्थिति के हिसाब से अगर हम बदलते रहेंगे, अपने आप को फ्लेक्सिबल रखेंगे और वो नेचर, वो स्वभाव करेंगे, तो आगे चल के कोई परिस्थिति हो, कोरोना के बदले और कुछ आ गया, तो भी हम उसका सामना कर सकेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपका कीमती समय आपने दिया, और फिर से एक बार अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको जरूर हम याद करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद नीलेश भाई, कभी भी आप मुझे याद कीजिए। मैं आपकी और समाज की सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।